भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत जुरहे। कतर और यमन पर हमले के बाद इजराइल ने सीरिया और लेबनान में भीषण हमले शुरू कर दिए, तो उधर पीएम नेतन्याहू ने इस बीच ऐलान कर दिया कि कोई भी फिलिस्तीन देश है ही नहीं। उधर इजराइल की घोषणा से भड़के अरब देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और दोहा में इजराइल से मोर्चा लेने के लिए अब 22 देशों ने वॉर प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल के खिलाफ एटमी युद्ध भड़काने की एक बड़ी तैयारी की जा रही है और इन सब के बीच ट्रंप ने भी अब सीधे अरब देशों को गाजा वाली धमकी दे दी है। तुर्की इजराइल पर सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल की तबाही की धमकी दे डाली है। कतर ने नेतन्याहू से सीधे टकराने का ऐलान किया है। अरब वर्ल्ड से 22 युद्ध लड़ेगा इजराइल। वॉर टेंशन हद से ज्यादा बढ़ रही है। बारूदी धमाके बढ़ते जा रहे हैं। जंगी जेटों के उड़न दस्ते भी हर दिन बड़े होते जा रहे हैं। मिसाइलों की मार में इजाफा हो रहा है। इजराइल के दुश्मनों की गोलबंदी भी तेज हो गई है, जिसकी वजह से पीएम नेतन्याहू का क्रोध लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। हमास को गाजा में बारूदी डोज दे रहे इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर कई फ्रंट पर भारी तबाही मचाई है। 6 देशों में इजराइल ने घुसकर दुश्मनों का सफाया किया है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास लीडर खलील अल हय्या के बेटे का सफाया किया। अगले दिन यमन के सना में हूती सैन्य मुख्यालय को इजराइल ने बारूद बरसाकर जला डाला। इसके बाद इजराइल एयरफोर्स ने लेबनान के बीका में हिजबुल्लाह लड़ाकों के मिलिट्री बेस को बारूदी धमाके में उड़ाया। जिस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हो रहा था, ठीक उसी समय सीरिया के होम्स में फाइटर ग्रुप पर बम बरसाया गया। इसके बाद ट्यूनीशिया में गाजा बेड़े में शामिल 2 समुद्री जहाज पर हमला हुआ है। इस हमले के आरोप इजराइल पर लगे हैं। मतलब हर गुजरते दिन इजराइल नए दुश्मन को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू का ये रुख प्रेसिडेंट ट्रंप को भी खौफजदा कर रहा है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादा ताकत अब खाड़ी युद्ध में झोंक दी है। व्हाइट हाउस से नेतन्याहू के लिए ट्रंप का एक सीक्रेट मैसेज भी भेजा गया है। हालांकि पीएम नेतन्याहू अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल ने अरब लीग को बैक टू बैक झटका देने के लिए नई घोषणा की है। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर बसे इलाकों के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो ऐलान किया है, उससे पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। नेतन्याहू का ये बारूदी बयान 22 देशों में युद्ध की आग भड़का सकता है। אנחנו אמרנו לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के टोटल कब्जे की मुहर लगा दी है, जिससे फिलिस्तीन का फ्यूचर डार्क दिखने लगा है। हालांकि फिलिस्तीन के लिए इजराइल से भिड़ने के सिग्नल 22 देशों ने दिए। इजराइल को अब कैसे दुश्मनों से युद्ध लड़ना होगा, इसे जाने उससे पहले जानिए आखिर ट्रंप क्यों बैकफुट पर है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कतर हमले की निंदा की गई है। Violence brings violence. Impunity breeds war. Silence
in the international community and of this very Security Council fuels chaos. And yet, this very council remains constrained, unable even to name the aggressor, to qualify aggression as a violation of international law. कतर पर जिस भीषण अंदाज में इजराइल ने धावा बोला है, उससे ट्रंप के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि कतर में सुपर पावर का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। जिस देश में अमेरिका के 8,000 से ज्यादा सैनिक हैं, वहां हमला होने से ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। हालांकि उन्हें गुस्से का घूंट निकलना पड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू ने कतर पर हमले को अमेरिका की ही रणनीति करार दे दिया है। नेतन्याहू ने 9/11 की याद दिलाते हुए ट्रंप को मैसेज दिया है कि जैसे अमेरिका ने 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद यूएनएससी में प्रस्ताव पारित कर आतंकियों को दूसरे देश में घुसकर मारा, वैसे ही इजराइल हमास कमांडरों को मार रहा है। नेतन्याहू यही नहीं रुकने वाले, उन्होंने ये धमकी भी दी है कि जितने भी देश हमास को समर्थन दे रहे हैं या हमास लीडर को बचा रहे हैं, उन सबको बारी बारी से इजराइल दहलाएगा। उधर मुसलमान देशों ने भी कतर को भड़काना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कतर को इजराइल पर सैन्य कार्रवाई का प्रेशर बना रहे हैं। कतर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुसलमान देशों की गोलबंदी करने पहुंचे हैं। दुआ में शहबाज शरीफ ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए सभी मुसलमान देशों से एकजुट होने की अपील तक कर डाली है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद शहबाज इजराइल पर जमकर बरसे हैं। मुस्लिम देश कतर को इजराइल पर हमले का अभी सही वक्त बता रहे हैं, साथ ही हमले को जायज ठहराने के कारण भी गिना रहे हैं। पहली बार इजराइल ने खाड़ी सहयोग परिषद के किसी सदस्य देश पर हमला किया है, लेकिन कतर इजराइल से सीधे युद्ध लड़ने की हालत में फिलहाल नहीं, क्योंकि कतर को शक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनका साथ देंगे। इजराइल के हमले में भी अमेरिका के ब्लफ के सिग्नल कतर को मिले हैं। इसे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इशारों में कहा है। अल थानी ने दावा किया है कि अमेरिका ने इजराइल के हमले का अलर्ट कतर को नहीं दिया। हमले के 10 मिनट बाद इसकी जानकारी कतर सुरक्षा बल को मिली, जिसकी वजह से मिसाइल हमले को कतर नाकाम नहीं कर सका। The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack. And after that, President Trump has spoken with His Highness the Emir. He condemned the attack, and the U.S. government positioned that they have no knowledge about the attack nor any coordination about it until it started to happen. कतर को अमेरिका पर डाउट ही डाउट है। इसकी बड़ी वजह ईरान इजराइल युद्ध के वक्त कतर पर हुआ हमला माना जा रहा है, जब अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम बरसाए थे। तब उसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिका के बेस पर मिसाइल हमला किया था। उस वक्त हुए हमले का अलर्ट अमेरिका ने सही वक्त पर देकर हमला नाकाम किया था। अमेरिकी राडार ने तब ईरान की मिसाइलों को पकड़ा और उन्हें हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन इजराइल के हमले के वक्त एक भी मिसाइल की भनक कतर को नहीं लगी। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कतर कोई कमजोर सैन्य क्षमता वाला देश नहीं है। कतर के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, उसके पास राफेल लड़ाकू विमान है, उसके पास F-16 है और उसके पास यूरो फाइटर भी है। लेकिन इजराइल ने इतना फुल प्रूफ अटैक प्लान बनाया कि कतर के साथ के जंगी लड़ाके बेकार साबित हुए। इजराइल ने F-15, F-16 और F-35I स्टील्थ लड़ाकू विमानों से दोहा को दहलाया। इजराइल ने कतर पर हमले को समिट
ऑफ फायर नाम दिया, जिसमें 15 जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास पर हमला किया गया। कतर हमले के बाद हमास ने भी इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। हमास लीडर फाजी बरहाम ने नेतन्याहू को युद्ध में हराने की चुनौती दोहराई है। يجدد تأكيدنا على أن هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم الصهيونية لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة في وقف العدوان على شعبنا والانسحاب الكامل جيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقي وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار। 15 सितंबर की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही है। दोहा में अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ संयुक्त सेनाओं के हमले का ऐलान भी हो सकता है। इजराइल के खिलाफ अरब देशों का हमला इसलिए अब फाइनल माना जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू ने अपने E1 फॉर्मूले को लागू कर दिया है, जिससे फिलिस्तीन का वजूद ही मिट सकता है। नेतन्याहू ने E1 सेटलमेंट एक्सपेंशन प्लान पर साइन कर दिए हैं। E1 एरिया यरूशलेम और मार्डेन के बीच में लगभग 12 वर्ग किलोमीटर का रणनीतिक इलाका है। E1 फॉर्मूले के तहत इसी 12 वर्ग किलोमीटर में इजराइल बस्ती बसाना चाहता है। इजराइल इस इलाके में 3400 घर बनाने पर जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इजराइल एक इंच जमीन के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। नेतन्याहू से पहले ट्रंप ने गाजा पर टोटल कंट्रोल का प्लान बनाया था। ट्रंप ने गाजा को नरक के गड्ढे से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का ऐलान तक किया था, मगर ट्रंप न बंधक संकट खत्म करवा पाए, न युद्ध रुकवा पाए, न ही वो अब तक हमास को समझा पाए, न ही इजराइल उनके रोके अब रुक रहा है। इजराइल का सख्त रुख सुपर पावर के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जिस दिन अरब वर्ल्ड का संयुक्त हमला इजराइल पर शुरू हुआ, अमेरिका खुद को युद्ध से दूर नहीं रख पाएगा। खासकर तुर्की और इजराइल की भिड़ंत में अमेरिका किसका साथ देगा, ये भी सस्पेंस है। तुर्की नेटो का पावरफुल सदस्य है, वहीं इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, और अगर दोनों देश टकराते हैं तो नेटो की शर्तों की मजबूरी में अमेरिका को तुर्की का साथ देना होगा। ट्रंप इसी वजह से नेतन्याहू को अब किसी भी देश पर हमले से रोक रहे हैं। हालांकि अब युद्ध को टालना नामुमकिन होता दिख रहा है। गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया, ईरान, कतर, नेतन्याहू का युद्ध किन किन देशों में फैल चुका है, इसमें गाजा यानी फिलिस्तीन पहले से शामिल है। दूसरा है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इजराइल ने बड़ा झटका दिया। तीसरा है यमन, जहां नेतन्याहू की बमबारी पूरी कैबिनेट खत्म कर चुकी है। चौथा है सीरिया, जहां जुलानी की हुकूमत पर भी इजराइल ने बम बरसाए हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम जारी है, लेकिन कब युद्ध शुरू हो जाए नहीं मालूम। और अब खाड़ी देश कतर पर इजराइल का बम गिरा है। We are just learning about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. कतर में इजराइल की बमबारी के बाद बंधकों के रिश्तेदार परेशान हैं, क्योंकि कतर ही वो देश है जिसके जरिए हमास से बातचीत अभी तक हुई है। ऐसे में बातचीत पर फुल स्टॉप का मतलब है बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के 22 बंधक हैं, जबकि 38 उन बंधकों की लाशें भी हैं जो हमास की कैद में रहते हुए मर चुके हैं। इसकी वजह इजराइल की बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन भी है। אני רועדת מפחד. אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצם מתנקש במתן שלי וחרץ את גורלו למוות. מי שמחליט לסכן את החיים של הילד שלי בכוונה רוצח אותו. למה ראש הממשלה מתעקש לפוצץ כל סיכוי קטן לעסקה? למה? החיים של מתן שלי בסכנה ממשית. כבר 22 חודשים, עד מתי? שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. בכל עסקה שנמצאת על הפרק. נמאס לי. נמאס, לעם ישראל נמאס מהמלחמה הזאת. סיימו אותה כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל.
बड़ा सवाल यह भी कि 15 सितंबर को क्या फैसला होगा। अरब लीग ने युद्ध शुरू किया तो इजराइल कितने दिन अकेले लड़ पाएगा? अमेरिका ने अगर युद्ध में एंट्री ली तो क्या एटमी धमाके शुरू होंगे? सुपर पावर इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हद परमाणु युद्ध भी हो सकता है।